आदाब नाज़रीन, मैं हूं नीलू और आप देख रहे हैं तफ्तीश। हमारे आसपास जुर्म हो रहे हैं, मुजरिम बेखौफ है, मगर हम मुजरिमों को चैन से नहीं बैठने देंगे क्योंकि हम कर रहे हैं तफ्तीश। बच्चों की सही परवरिश ना हो पाने के पीछे कहीं ना कहीं हम ही जिम्मेदार होते हैं। गलत परवरिश का खामियाजा कहीं ना कहीं हमें अपनी जान देकर चुकाना पड़ता है। यहां भी कुछ ऐसा ही हुआ। अभी जो कुछ भी आप देखने जा रहे हैं उसे देखने के बाद आपका रिश्तों पर से भरोसा उठ जाएगा। आप ये सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि आखिर इस रिश्ते में कहां कमी रह गई थी। हम हैवानियत के सहारे दरिंदगी की हदें पार करने में लगे हैं। आज की तफ्तीश आपको समाज की बेशर्मी के बारे में तशवीश में मुब्तला कर देगी। हम आपको होशियार कर रहे हैं कि अगर आपका दिल कमजोर है तो आप टीवी स्क्रीन से दूर हो जाए। एक पोते ने अपने दादा को ही कातिल कर दिया। क्यों? देखिए ये तफ्तीश। कत्ल की खाई कसम। मैं बोल रहा हूँ कसम से, मेरी माँ की लाश पड़ी थी घर में, मेरे को पैसे की आवश्यकता थी और उस समय इन्होंने पैसे नहीं दिए। कत्ल की प्रैक्टिस। कत्ल की फाइल खुली, जिंदगी की फाइल बंद। सोच के गए थे कि मर्डर करना है, बिल्कुल मारने की सोच के गया तो मैं जो मेरे को इस समय मेरे एक ऐसा कातिल जो पुलिस के सामने सीना तान कर खड़ा है। एक ऐसा कातिल जो मीडिया के कैमरे के सामने अपने जुर्म का इकबालिया बयान कर रहा है। एक ऐसा कातिल जो कह रहा है मैंने जो किया वो सही किया। पहला फायर कहाँ किया और दो पहला पेट में और दो फिर सिर में। मतलब ये सोच के गए थे कि मर्डर करना है, बिल्कुल मारने की सोच के गया तो मैं जो मेरे को इस समय मेरे आप दादा को कितने पैसे दिए थे? किसको? दादा को, इलाज को 1.5 लाख। आपने? जिसे ना तो अपने किए पर पछतावा है ना ही उससे अफसोस है, वो तो सबके सामने कह रहा है मैंने तय कर लिया था, दादा की जिंदगी की फाइल बंद कर दूंगा। जो कह रहा है मैं कत्ल की तैयारी कर रहा था और उसी जगह अपने शिकार का इंतजार कर रहा था। आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर यह हत्यारा कौन है और ये मामला क्या है। हम कुछ कहें उससे पहले जरा आप इन तस्वीरों को देख लीजिए, जिसने पूरे मध्य प्रदेश को हिलाकर रख दिया था, जिसने एमपी पुलिस की नींद उड़ाकर रख दी थी। तारीख 17 जनवरी, वक्त शाम के 7 बजे। जी हाँ, यही वो वक्त था जब कातिल मनीष बैरागी पिस्टल लेकर अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने की फिराक में था और शाम के तकरीबन 7 बजे मंदसौर के जिला सहकारी बैंक के सामने अचानक गोलियां चलती हैं और मंदसौर के नगर पालिका अध्यक्ष प्रहलाद बंधवार का कत्ल हो जाता है। बीजेपी नेता की हत्या के बाद पूरे एमपी में राजनीति गरमाई, लेकिन सवाल था कि आखिर बीजेपी के कद्दावर नेता प्रहलाद बंधवार का कातिल कौन है। इस मामले में पुलिस ने कई जगह छापेमारी की, कई राज्यों की खाक छानी। तब राजस्थान के प्रतापगढ़ में प्रहलाद बंधवार का कातिल मनीष बैरागी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। जब तक आरोपी आइडेंटिफाई नहीं हो सकता था तब तक नाकेबंदी का उद्देश्य ये रहता है कि आदमी भाग के कहां जा रहा है, कौन व्यक्ति सस्पेक्टेड है। उन्होंने नाकेबंदी की, कौन व्यक्ति हथियार लेके भाग रहा है, कौन व्यक्ति भाग रहा है, इस तरह से कहीं ना कहीं। और जब तक आरोपी आपको लेट आवर्स तक क्लियर हुआ उस दौरान ही भाग जाने में सफल हुआ, क्योंकि अगले एक आधे घंटे के भीतर से सारी चीजों को अंजाम दे दिया था। मैं हॉस्पिटल भी गया, लोग स्पॉट पे ढूंढते रहे, तो नेचुरली चीजों में समय लगा, लेकिन इसके बावजूद एक सर्टेन ड्यूरेशन में 30 आवर्स के भीतर जो भी बेस्ट पॉसिबल एफर्ट्स किए जा सकते थे वो सारे किए गए। कातिल मनीष बैरागी जो खुद को बीजेपी का कार्यकर्ता बता रहा है, जो कत्ल का ऐलान कर रहा है, जो खुद को प्रहलाद बंधवार का करीबी बता रहा है। कातिल मनीष बैरागी जिसने प्रहलाद बंधवार पर हमला करने से पहले पिस्टल को भी चला कर देखा, यानी कत्ल से पहले कत्ल की प्रैक्टिस की और कत्ल के बाद वो इस पिस्टल को अपने ऑफिस की दरी के नीचे छिपाकर पुलिस की नजरों से बचकर राजस्थान के प्रतापगढ़ भाग गया। लेकिन सवाल था कि आखिर कत्ल क्यों? तो आरोपी के मुताबिक 2015 के नगर पालिका चुनाव में उसने प्रहलाद बंधवार को जिताने के लिए 1.5 लाख रुपए के होर्डिंग लगाए थे, लेकिन 1.5 लाख में उसे 25,000 रुपए नहीं मिले। तेरे को मैं चुनाव जीतते अब तो भी खर्चा कर दे, मैं तेरे को काम भी दिलाऊंगा, ठेके वेके भी लेंगे अपन, तू जो कहेगा वो ठेके भी तेरे को मिलेंगे। तेरी जो गुमटी पड़ी हुई है श्री कॉलेज चौराहे पे वो तेरे स्थायी कर दूंगा मैं।
उस बात को बेवकूफ़ बनाते बनाते मेरे को 3-3.5 साल हो गए। आप सभी को मतलब लगभग आधे लोगों को मालूम होगी ये बात। उसके बाद बोला था कि तेरे मकान का पट्टा कर दूंगा। इसमें से कुछ भी काम मेरे लिए कभी भी नहीं करा उन्होंने। मनीष बैरागी के पिता का अस्पताल में भर्ती होना, मां का गुजर जाना और रुपयों की तंगी उसे परेशान कर रही थी। लेकिन अपने पैसे वापस नहीं मिलने और नेताजी की बेरुखी से वो परेशान हो गया। रुपयों का लेन देन और मकान और जमीन के एक मामले में उसने ठान लिया कि वो दादा का कत्ल करके रहेगा। ये कहानी वो है जो आरोपी सुना रहा है। मेरे जो पैसे निकल रहे थे मेरे पास अभी बिल्कुल पैसे नहीं थे। ये मेरे सभी दोस्त लोग जानते हैं। मैंने मेरे पैसे मांगे और बिल्कुल मैंने स्पष्ट बिल्कुल विनोद भैया से कह के भी बोला मैंने कि दादा से बोल देना, मैं हाथ जोड़ के निवेदन है कि जो मेरे पैसे हैं मेरे इस टाइम में मेरे को दे दो। अगर आज नहीं दोगे तो फिर मैं कभी पैसे नहीं लूँगा। बस मैंने उसी दिन कसम खा ली थी कि दादा को मारूंगा। हमने वो इससे फायर आर्म, दोनों मैगजीन और लाइव 7 कार्टेज भी बरामद कर लिए हैं। अजय जाट भी हमारे हिरासत में आ गया, उसने इस चीज को एडमिट कर लिया है। इससे कंसर्निंग जो भी डाटा था, जिससे उसने इंट्रोडक्शन कराना था गोलू और ये सबसे मैंने क्रॉस चेक भी किया, तो ये सारे फैक्ट्स जो बताए वो सही, इनकी तस्दीक हो गई। हालांकि वो पैसे ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था कि मेरे को ज्यादा पैसे मिल जाएंगे और ये सब सारे घटनाक्रम को उसने अंजाम दिया। ये सारे तथ्य हमारे सामने आए हैं। तो क्या वाकई मनीष बैरागी जो कहानी बयां कर रहा है वो सच है, या फिर इस मर्डर मिस्ट्री में कई राज ऐसे हैं जो अभी भी दफन हैं? ये आरोप प्रहलाद बंदवार के परिवार वाले लगा रहे हैं कि क्या यही पूरा सच है? तफ्तीश के लिए मंदसौर से नरेंद्र धनोतिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हमारे समाज में अब दरिंदगी हद से गुजर चुकी है। इंसानियत का कोई मतलब ही नहीं रहा है। इंसान इतना वहशी हो चुका है कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। हमारे आसपास ऐसे मुजरिम धड़ल्ले से घूम रहे हैं जो इंसान की शक्ल में भेड़िए हैं। यहां किसी भी वक्त मुजरिम धावा बोलकर किसी का भी कत्ल कर सकते हैं। उन्हें ना तो कानून का खौफ है और ना ही खाकी का। आप भी देखिए तफ्तीश और खुद फैसला कीजिए। कातिलों का मॉर्निंग वॉक, पत्थर से किए कई वार। बीजेपी नेता का कत्ल, कातिल कौन? 17 तारीख को मंदसौर में बीजेपी के कद्दावर नेता प्रहलाद बंदवार का बेरहमी से कत्ल किया गया। इस मामले से सियासत गर्मा गई। पुलिस पर चौतरफा दबाव पड़ा और 36 घंटे में कातिल मनीष बैरागी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। लेकिन 4 दिन बाद एक और शहर बीजेपी नेता की हत्या से दहल गया। उसके बाद धरने प्रदर्शन हुए और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बीजेपी सड़कों पर उतर आई। 2-3 लीड्स मिली हैं जिसमें हम काम कर रहे हैं और जब तक उसमें कुछ चीज निश्चित ना हो जाए अभी बोलना मुश्किल है, बट काफी स्ट्रॉन्ग लीड्स और अच्छी उसमें सुराग मिले। तो आखिर कहां हुई थी एक और बीजेपी नेता की हत्या? हैरानी की बात देखिए, गृह मंत्री बाला बच्चन के गृह जिले बड़वानी में बलवाड़ी के बीजेपी मंडल अध्यक्ष मनोज ठाकरे की बेरहमी से हत्या कर दी गई। डेली मॉर्निंग वॉक पे जाते थे, आज भी मॉर्निंग वॉक गए थे और मॉर्निंग वॉक जब गए तो उधर से लौटे नहीं, रास्ते में रोड के किनारे बॉडी मिली है। कम दस्ता बॉडी को देखा गया तो खून से सनी बॉडी मिली और बॉडी के पास से ही एक पत्थर भी खून से सना मिला है। तो आशंका यही है, बल्कि पूरी तरह से ये कहा जा सकता है कि उसको पत्थर से चोट पहुंचाकर हत्या कर दी गई है। कातिल ये अच्छे से जानते थे कि कब मनोज ठाकरे मॉर्निंग वॉक पर निकलते हैं। सुबह के तकरीबन 5:30 बजे थे। ये सुनसान इलाका, लेकिन लगता है कातिल भी मॉर्निंग वॉक पर निकलकर मनोज ठाकरे का इंतजार कर रहे थे, जहां कातिलों ने बड़ी बेरहमी से बीजेपी नेता मनोज ठाकरे का कत्ल किया। उन पर पत्थर से कई वार किए गए। जिस तरह से वारदात को अंजाम दिया गया है उससे साफ जाहिर है कि ये किसी एक कातिल का काम नहीं है। लाश को घसीटने की भी कोशिश की गई। पुलिस इस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। वहीं एमपी के गृह मंत्री बाला बच्चन का कहना है कि हत्यारे जल्द पकड़े जाएंगे।
देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत जल्दी ये जो हत्या जो बलवाड़ी में हुई है, बहुत जल्दी हम उस हत्या का पर्दाफाश कर लेंगे। और जिस तरह से जो मंदसौर की जो हत्या हुई है, मतलब भाजपा का कार्यकर्ता ही भाजपा के महापौर को गोली मार के हत्या कर रहा है। और देखो, वो तो अरेस्ट हो भी गया, गिरफ्तार हो भी जा चुका है और साफ बात सामने आ गई है। इसको भी अब बहुत जल्द हम लोग बलवाड़ी के हत्याकांड को भी बहुत जल्द हत्यारियों को अरेस्ट और गिरफ्तार करेंगे। उसके बाद ही मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इसमें भी उनके बहुत नजदीकी के लोग हो सकते हैं। तो आखिर इस कत्ल में क्या कोई करीबी ही है मनोज ठाकरे का हत्यारा? क्या राजनीतिक रंजिश में ली गई जान या फिर कत्ल की वजह कुछ और है? इन सभी एंगल्स पर पुलिस की जांच जारी है। तफ्तीश के लिए बड़वानी से पंकज शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। वो संत थे, बाबा थे, प्रवचन देना उनका काम था, भटके हुए लोगों को सही रास्ते पर लाना उनका मकसद था। उन्हें अपने मकसद में तकरीबन कामयाबी भी मिल चुकी थी। सियासी गलियारों में मजबूत पकड़ रखने वाला बाबा, जिसने कई सरकार बनाई तो कईयों की बुनियादें हिला दी, उस बाबा ने, रसूखदार बाबा का समय यानी वक्त ठीक चल रहा था। लेकिन ऐसा आखिर क्या हुआ कि बाबा ने खुद को ही गोली मार दी? जब भेदी घर का ही हो तो लंका ढाहना तय है। देखिए, राजदार की गद्दारी से संत के जान की दुश्मन बनी ये तफ्तीश। एक फोन कॉल ने खोला 7 महीने से कैद राज। गद्दार, राजदार, संत, सुसाइड, सस्पेंस। 7 महीने पहले एक सुसाइड की खबर से एमपी ही नहीं, हिंदुस्तान में उस संत के भक्तों को धक्का लगा था। अपने भक्तों को जीने की राह दिखाने वाले संत ने मौत को गले लगा लिया था। आध्यात्मिक गुरु भय्यूजी महाराज की सुसाइड मिस्ट्री ने सभी को चौंका कर रख दिया था। लेकिन इन 7 महीनों में एक फोन कॉल ने इस मिस्ट्री का ही पर्दाफाश कर दिया। आखिर कैसे एक फोन कॉल ने खोली भय्यूजी महाराज की सुसाइड मिस्ट्री? एक दूसरे व्यक्ति जो भी उनके ट्रस्ट से जुड़ा हुआ था, एक अज्ञात कॉल किया और उस अज्ञात कॉल में पैसों के लिए फिरौती की, लगभग 5 करोड़ रुपए की फिरौती की मांग की गई। पुलिस के उस समय कॉल करने वाला कौन था, सामने कौन सा व्यक्ति है उस कॉल के, ये पुलिस के लिए अज्ञात था। पुलिस ने इस पूरे मामले की गहराई से जब जांच शुरू की और जब पूरे मामले का उद्घाटन किया, रहस्योद्घाटन किया, उसमें पर्दा हटाया तो पता चला कि यह व्यक्ति यानी कि जो कैलाश, वो भी ट्रस्ट से जुड़ा हुआ था। और इस पूरे मामले में जब उससे प्रकरण कायम करके उससे पूछताछ की गई तो अभी तक कई अज्ञात पहलुओं से पर्दा उठा। तो सबसे पहले आप जरा उन आखिरी लफ्जों पर गौर करिए जो भय्यूजी महाराज ने सुसाइड करने से पहले लिखा था। मैं जिंदगी के तनाव से तंग होकर जा रहा हूं। तो आखिर वो कौन सा तनाव था, या कहें वो कौन सी मजबूरियां थीं जिसमें एक संत ने मौत को गले लगा लिया? तो इस सुसाइड के राज छुपे थे उस फोन कॉल में जहां 1 महीने पहले भय्यूजी महाराज के ट्रस्ट से जुड़े एक शख्स का फोन आता है। फोन पर 5 करोड़ की फिरौती मांगी जाती है और जब इस फिरौती की गुत्थी सुलझ रही थी तो आश्रम में बैठे गद्दारों के राज खुल रहे थे। ये फोन कॉल करने वाला वो शख्स आश्रम का ड्राइवर कैलाश निकला। लेकिन अभी तो इस फिरौती की मिस्ट्री में भय्यूजी महाराज की सुसाइड मिस्ट्री खुलने वाली थी। और इस सुसाइड मिस्ट्री के खुलासे से पहले आइए आपको भय्यूजी महाराज के सबसे करीबी सेवादार, सबसे भरोसेमंद सेवादार विनायक का अपने महाराज के लिए गुणगान सुनाते हैं। गुरुजी को ब्लैकमेल करने की किसी की हिम्मत ही नहीं थी साहब। उनके सामने खड़े होकर बात करने की किसी की हिम्मत नहीं थी, तो ब्लैकमेल करने की बात बहुत दूर की हो गई। सर गुरुजी इतना ब्रिलियंट आदमी था, उनको क्या नहीं आता। तो सुना ना आपने। आइए इस सेवादार के गुणगान का पुलिस के जरिए पोस्टमार्टम भी कर लेते हैं। फिरौती के कॉल के बाद एक के बाद एक सिरे जुड़ते जा रहे थे और फिरौती के इस मामले ने भय्यूजी महाराज की सुसाइड मिस्ट्री के राज खोले। इस केस का मास्टरमाइंड निकला भय्यूजी महाराज का सबसे भरोसेमंद सेवादार विनायक।
जो उनकी शव यात्रा में फूट फूट कर रो रहा था। लेकिन पर्दे के पीछे पुलिस की माने तो वही खेल रहा था। मुख्य तौर पे इसमें कुछ इस तरह के कुछ चैट्स और इस तरह की चीजें मिली हैं जो थोड़ी अभी वीडियो उसमें अभी नहीं मिला है, कुछ डाटा और भी निकाले जा रहे हैं, लेकिन मुख्य तौर पे कुछ इस तरह के चैट और ये चीजें सेव थी जो निश्चित तौर पे काफी आपत्तिजनक थी, बहुत ज्यादा आपत्तिजनक थी। वो इन लोगों के पास सेव थी और उसका उपयोग वो करते थे। पुलिस के मुताबिक इस पूरे मामले में 3 अहम किरदार भय्यू महाराज को परेशान कर रहे थे, जो उनके करीबी थे और भरोसेमंद भी। इनमें एक विनायक था, दूसरा सेवादार शरद देशमुख और इस केस की सबसे अहम कड़ी भय्यू जी महाराज की केयरटेकर रही पलक, जिस पर लगा है ब्लैकमेलिंग का आरोप। डेटलाइन बनी डेडलाइन, चैटिंग से राजफाश, शादी के दबाव ने ली जान। पुलिस की माने तो पलक, विनायक और शरद तीनों मिलकर भय्यू महाराज को प्रताड़ित कर रहे थे। पुलिस की माने तो पलक पर आरोप है कि वो भय्यू महाराज पर शादी का दबाव बना रही थी, उन्हें ब्लैकमेल कर रही थी और इस खेल में विनायक और शरद भी शामिल थे। 16 जून के आसपास की तिथि इसमें जो मौखिक रूप से बात हुई थी, या जो परिजनों ने बताया है, उन परिजनों के बयान के आधार पर 16 जून की तिथि के लिए दबाव बन रहा था कि शादी एक करने की बात थी, लेकिन उन परिस्थितियों में संभव नहीं था और निश्चित तौर पे उसके कारण मानसिक तनाव और दबाव था उस बात को लेकर के। संभवतः परिजनों का कहना है कि उसमें शादी न करने की स्थिति में संभवतः कोई कार्रवाई करने या पुलिस कार्रवाई करने की भी उसमें बात शायद इन लोगों की हुई थी। कुछ ऐसी आपत्तिजनक चैटिंग इन लोगों के पास थी जिससे संभवतः भय्यू जी महाराज को ब्लैकमेल किया जा रहा था। यही नहीं, इन आरोपियों पर भय्यू महाराज को नशीली दवाइयां देने का भी आरोप लगा है। उस महिला के साथ लगातार जो चैटिंग है, महिला के साथ जो लगातार बातचीत है, उसमें किसी प्लानिंग की बात का भी जिक्र है। संभवतः प्लानिंग एक शादी के संबंध में संभवतः एक बात हो सकती है जो उसमें तथ्य आए हैं, और लगातार परेशान करने की और कई इसमें एक दवाइयों के एक देने की भी बात यही है जिसमें शायद उनके शरीर पर प्रतिकूल असर पड़ रहा था। तो इसमें इनके 2-3 जगहों पे एक संलिप्तता और लगातार परेशान करने की उसमें बात आई है। भय्यू जी महाराज ने दूसरी शादी की थी डॉक्टर आयुषी से। शादी के बाद ही विनायक और शरद ने पलक के जरिए भय्यू महाराज को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। यही नहीं, पलक भय्यू महाराज से शादी करने का दबाव डालने लगी। शादी के लिए उसने 16 जून 2018 की तारीख भी मुकर्रर की। इसी वक्त एक ऐसी खबर आई जिस खबर का इन तीनों सेवकों ने फायदा उठाया और बदनामी का डर दिखाकर भय्यू महाराज को डराने लगे। उन बयानों के आधार पे जो भी उस समय इस तरह की परिस्थितियों का जो जिक्र है, छोटी छोटी घटनाओं का जिक्र है, जैसे कि एक इनकी शादी के समय भी जो वीडियो फुटेज पुलिस को मिले हैं, उसमें तीनों लोग जिनके ऊपर प्रकरण कायम किया गया है उस महिला को लेकर के उस शादी में आए थे और संभवतः कुछ हंगामे जैसी स्थिति निर्मित होने की वहां पे संभावना बन गई थी। उसमें फिर परिवार के परिजनों द्वारा उन्हें हटाया गया। तो इस तरह की छोटी छोटी कई घटनाएं हैं जिनसे इस तरह के संकेत मिले। दाती महाराज पर रेप के आरोप की खबरें भय्यू महाराज को बेचैन कर रही थीं। उस पर गद्दार सेवादारों का ब्लैकमेलिंग का खेल और पुलिस की माने तो पलक की शादी के दबाव की वो 16 जून की डेडलाइन, यानी परेशानियों के चक्रव्यूह में भय्यू महाराज कैद हो गए थे और फिर उन्होंने सुसाइड कर लिया। इस पूरे घटना में अगर मेजर ब्रेक थ्रू की बात करें तो इस पूरे घटना में लगभग 1 माह पूर्व एक व्यक्ति के पास, जो कि इनके आश्रम से जुड़ा होता है, राजा करके एक व्यक्ति के पास एक फोन आता है और उस फोन कॉल में 5 करोड़ रुपए की फिरौती की बात की जाती है। वो उस व्यक्ति ने पुलिस के पास शिकायत की, पुलिस ने बड़ी गंभीरता से लिया। उस कॉल के पीछे कौन था यह बात अज्ञात था। पुलिस ने जब इस पूरे मामले का पर्दाफाश किया तो पता चला कि वह व्यक्ति भी इसी ट्रस्ट से और एक नजदीकी व्यक्ति था जो जुड़ा हुआ था, जिसका मैंने भी जिक्र किया था, कैलाश नाम के व्यक्ति को, जो कि पुलिस को उसके पहले कुछ पता नहीं होता है कि वो व्यक्ति कौन है। पकड़ के उस पूरे मामले में प्रकरण पंजीबद्ध किया जाता है। पुलिस पूछताछ करती है। पूछताछ के बाद सबसे अलग अलग इंट्रोगेशन होता है। उसमें 3 लोगों को पुलिस गिरफ्तार करती है उस मामले में।
जब उस इंट्रोगेशन में जब तीनों लोगों के बयान लिए जाते हैं तो उसमें ये तथ्य खुल करके सामने आते हैं कि पूरी घटनाक्रम क्या था और ये सारी जो चीजें जो इसमें जिस घटना के कड़ियों को जोड़ करके इस रूप में लाई हैं उससे जुड़ी कई कड़ियां उसमें खुलने लगी थी। और वो एक निर्णायक कड़ी में मानूंगा कि उसके बाद फिर जो बयान हुए लोगों के और कई जो उसमें परस्पर विरोधाभासी जो घटनाएं तथ्य थी इनके सामने जब रखे गए तो एक पूरी एक इस तरह की घटनाओं की तस्वीर उभरने लगी। इस केस में डिजिटल सबूतों की जांच की जा रही है। आखिर इन गद्दार सेवादारों के सीने में और कितने राज दफने हैं, इसकी तफ्तीश जारी है। तफ्तीश के लिए इंदौर से विकास सिंह चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। तो आज के लिए बस इतना ही, मगर हमारी तफ्तीश जारी है। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे, क्योंकि ना जुर्म रुके हैं और ना ही रुकेगी हमारी तफ्तीश। जय हिंद।